दोस्तों नमस्कार। पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 परीक्षा तिथि 15 मार्च 2015 व्याख्यात्मक हल हिंदी सब्जेक्ट। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है पढ़ना। पढ़ना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। रचना के आधार पर क्रिया के सामान्यतः दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, जैसे वह पढ़ता है। यहाँ पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक कर्म की संभावना है। सकर्मक क्रिया की पहचान यह है कि क्या अथवा कौन का प्रश्न करने पर कोई उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया, अन्यथा अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का कर्म नहीं होता है, यथा घोड़े दौड़ते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान यह है कि क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल। कोयल शब्द तद्भव है, जबकि कोयल का तत्सम रूप कोकिला होता है। तत्सम शब्द तद प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके समान। संस्कृत के वे शब्द जिसका प्रयोग हम संस्कृत के रूप में ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द तद दंभव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न। संस्कृत के दो शब्द पाल प्रकृत अपभ्रंश आज से गुजरने के कारण आज अपने बदले हुए रूप में मिलते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। हस्त संस्कृत हस्त पाल तथा हाथ। तत्सम और तद्भव भ्रमर भावरा या भौरा, व्याघ्र बाघ, क्षीर खीर, कोकिला कोकिल। निम्नलिखित में से नया तत्सम शब्द है तो नव्य। नया तत्सम शब्द रूप नव्य या नव होता है, जबकि नूतन, नवीन, नवल आदि तद्भव शब्द है। तत्सम तद्भव अग्निष्ठिका अंगीठी, मृक्षण मक्खन, धैर्य धीरज, पुरातन पुराना। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द के मेल से दृष्टि से शुद्ध युग्म है हरिद्वार। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द से मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है तो है चुल्ली का चूल्हा। तत्सम शब्द के मेल की दृष्टि से चुल्ली का चूल्हा शुद्ध है, जबकि शेष अन्य विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से संगत नहीं है। संगत युग्म होगा हरिद्रा हल्दी, पर्यक पलंग, पृष्ठ पीठ, चुल्ली का चूल्हा। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, यह है च में। च वर्ण में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। च वर्ण तालव्य ध्वनि के अंतर्गत नहीं आती है। उच्चारण के आधार पर वर्णों का स्थान। कंठ का वर्ग अ आ अहा और हा, तालव्य च वर्ग या सा ई, मूर्धन ट वर्ग रा शा री, दंत ता वर्ग ला सा, ओष्ठ पा वर्ग उ, दंतोष्ठ वा, कंठ तालब ए ऐ, कंठोष्ठ ओ औ। जल शब्द का पर्यायवाची है सलिल। जल शब्द का पर्यायवाची शब्द सलिल है। पर्याय का अर्थ है समान। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसके अर्थ में समानता होती है। जिसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जल, वारि, नीर, सलिल, अम्ब, तोय, पय, आव, अमित, अमृत, सुधा, पीयूष, जीवनोदक, अनल, अग्नि, आग, पावक, वाणी, ज्वाला, कृषाणु, दाहन, हुताशन, वायु, सखा। सखा मृग शब्द का पर्यायवाची है तो वानर। सखा मृग शब्द का पर्यायवाची वानर है, जबकि इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं तो बंदर, कवि, कीश, हरि, कर्कश, शाखा, मृग, वानर। हिरण का पर्यायवाची है सारंग, कुरंग, मृग, वारासिंगा, चिंतन, सुरभि। तोता का पर्यायवाची है सुआ, रक्ततुंड, दार्णिम, प्रिय, कीर, सुग्गा, सुख। भौरा का पर्यायवाची है भ्रमर, अल, मधुकर, भावरा, द्विरेफ, मधुराज, मधुप और चंचलिक आदि। 8वां है बज शब्द का पर्यायवाची है ए अश्व। बज शब्द का पर्यायवाची शब्द अश्व है।
है, जबकि इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं तो अश्व, अश्व का है घोड़ा, घोटक, हाय, बज, सुरंग, सैंधव, रविसूत, तुरंग आदि। श्रृंगाल का पर्यायवाची है शोभायु, वंचक, जम्बुक, फेरव, मृग, धूर्तक आदि। किंकर का पर्यायवाची है नौकर, परिचर, अनुजीवी, अनुप्लव, वृतक, चेतक इत्यादि। केतु का पर्यायवाची शब्द है ध्वज, केतु का पर्यायवाची शब्द ध्वज है, जबकि इसके अन्य पर्यायवाची है तो ध्वज, केतु, पताका, निशाना, फरहरा आदि। नाग का पर्यायवाची है सर्प, अहि, ब्याल, चक्षुश्रवा, पवनाश और फणधर आदि। राहु का पर्यायवाची है आगव, फड़ी, सर्प, दीर्घ और कपिलाश और कृष्पांग आदि। अंशुक का पर्यायवाची है कपड़ा, वस्त्र, परिधान, वसन, चीर, पट, पोशाक आदि। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुभ है तो यमुना, जाह्नवी। पर्यायवाची की दृष्टि से यमुना, जाह्नवी युग्म अशुभ है, जबकि जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची शब्द है ना। यमुना, जाह्नवी। यमुना, रवितनया, अर्कजा, कालगंगा, अर्कसुधा, यमी आदि। गंगा का देवपगा, विश्वपदी, ध्रुवनंदा, जाह्नवी, नदीश्वरी, सूर्य, निम्नगा, विपदगंगा और विबुध नदी और भीष्मस आदि। आकाश, पुष्कर, अंबर, गगन, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, नभ आदि। कामदेव, मनोभव, मदन, पंचाशर, मनमथ, मनसिज, रथपति आदि। कमल, ताम्रस, सरोज, जलज, पंकज, इंदिवर, नलिन आदि। अधोलिखित में से कौन एक घर का पर्यायवाची है तो है अयन। अयन शब्द घर का पर्यायवाची शब्द है, जबकि घर के अन्य पर्यायवाची शब्द है गृह, सदन, अयन, गेह, आवास, निलय, आयतनशाला, अयनशाला, आयतनशाला, निशांत, उद्वसित, आगार, निकेत, वेशम आदि। शेष अन्य विकल्प असंगत हैं, जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द अनिवार्य है। ये अनिवार्य है, जिसका है ना, एक शब्द अनिवार्य है तो क्या है अनिवार्य, जिसका निवारण न हो सके के लिए शब्द अनिवार्य, जबकि शेष शब्दों के लिए प्रयुक्त वाक्यांश है अनिर्णित, जिसका निर्णय न हो सके, अवर्णनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके, अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो। जल में रहने वाला प्राणी के लिए शब्द है जलचर। जल में रहने वाला प्राणी वाक्यांश के लिए एक शब्द जलचर होगा तथा शेष शब्दों के लिए प्रयुक्त वाक्यांश है जलज, जल से उत्पन्न पैदा होने वाला, जलधर, जल को धारण करने वाला, जलद, जल देने वाला, जारज है ना, जो अवैध संतान हो। जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द है असमर्थ, जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द अकिंचन होगा तथा शेष शब्दों के लिए प्रयुक्त वाक्यांश है अक्षम, जिसके कुछ करने की क्षमता न हो। अज्ञ, वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो। असमर्थ, जिसमें सामर्थ्य नहीं हो। अधिकतका, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। अनभिज्ञ, वह जिसे किसी बात का पता न हो। समष्टि का विलोमार्थी शब्द है समष्टि का विलोमार्थी शब्द है व्यष्टि। समष्टि का विलोमार्थी शब्द है व्यष्टि। समष्टि का विलोमार्थी शब्द व्यष्टि होगा। एक दूसरे के विपरीत अर्थों या मतभेदों के प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं। विलोम शब्दों के संबंध में धातव है कि संज्ञा पद का विलोम संज्ञा पर, विशेषण का विलोम विशेषण और क्रिया का विलोम क्रिया पर और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है, यथा विशिष्ट, साधारण, अशिष्ट, शिष्ट, अपुष्ट, पुष्ट। पवन का संधि विच्छेद है तो है पौधन अन, पवन। पावन का पर्यायवाची शब्द है पौधन अन, पावन। पावन शब्द का संधि विच्छेद पौधन अन होगा। यह अयाद संधि का उदाहरण है। यद्यपि अयाद स्वर संध जब ए, ऐ, ओ, औ का मेल किसी विभिन्न शब्दों से होता है तो क्रमशः ए का ऐ का आय, ओ का आव और औ का आव होता है। चेधन अन, चयन। ए, ऐ, ए, आ प्लस आय। गय धन अख, गायक। ए, आ प्लस आय, ऐ, आ प्लस आय। पो धन इत्र, पवित्र। पो धन ई, औ, पौ।
पौ धन अन पावन, पौ प्लस आ बराबर आओ, आओ प्लस आ बराबर आओ, पाओ। निम्नलिखित में किस शब्दों के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो भरतार। भरतार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि भरपूर, भरसक, भरपेट में भर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ना। भर उपसर्ग का अर्थ पूरा या ठीक होता है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है। हिंदी में किस प्रकार के उपसर्ग मिलते हैं? संस्कृत के उपसर्ग 22, हिंदी के उपसर्ग 10, उर्दू फारसी के कुल उपसर्ग 19 हैं। संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं वे कहे जाते हैं तो है तत्सम। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं तत्सम शब्द कहे जाते हैं। यथा, हस्त, विभूति, दुग्ध इत्यादि। तद्भव। संस्कृत के जो शब्द पाल प्रकृत अपभ्रंश में होते हुए हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। यथा, प्रभूत, कपूर और भंवरा इत्यादि। देशज वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता न हो परंतु वे प्रचलन में ऐसे देशज शब्द कहलाते हैं। यथा, लोटा, कटोरा, पगड़ी, डिबिया, जूता इत्यादि। शंकर वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हों उन्हें शंकर शब्द कहते हैं। यथा, रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी। रसोई घर का समास विग्रह है रसोई के लिए घर। रसोई घर का समास विग्रह रसोई के लिए घर है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास का उल्टा विग्रह या व्यास होता है। अर्थ की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, है ना, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कहलाता है अधिकरण कारक। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह में पर होता है। यथा, नाव जल पर तैरती है। संज्ञा का सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारकों की गणना होती है जो निम्न है। कर्ता कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने का बोध होता है। कर्म कारक कर्ता के क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। करण कारक क्रिया को करने में कर्ता जिस पर साधन की सहायता लेता है। राम ने रावण को मारा, उदाहरण है ना। संप्रदान कारक दान क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक संतुष्ट करता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम वह रूप जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ के अलग होने का बोध होता है। यथा, वृक्ष से पत्ता गिरता है। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा में पड़ता है। जैसे, रमेश के पिताजी हैं, यह रमेश के पिताजी हैं। अधिकरण कारक जो क्रिया के आधार पर स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए, अधिकरण कारक कहते हैं। वन में मोर नाचा, है ना। संबोधन कारक वाक्य में संज्ञा की जिस रूप में से बुलाने, पुकारने, सावधान करने का बोध हो। अरे यह तो बहुत बुरा हुआ। प्रश्नोत्तर प्रणाली के प्रणेता सुकरात हैं। प्रश्नोत्तर प्रणाली के प्रणेता सुकरात प्रश्नोत्तर प्रणाली के प्रणेता सुकरात हैं। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है।
काउलर के अनुसार शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। मुख्य शिक्षण विधियाँ एवं उनके जन्मदाता: आगमन विधि अरस्तु, निगमन विधि प्लेटो, प्रोजेक्टर विधि हेनरी किलपैट्रिक और समस्या समाधान विधि सुकरात, पर्यटन विधि और पोस्टोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? अनुकरण से अभ्यास शिक्षण सूत्र नहीं है। शिक्षकों की कठिनाइयों का समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिक व शिक्षण शास्त्रियों ने अपने अनुभवों व विचारों को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे शिक्षण सूत्र कहा जाता है। शिक्षण के भिन्न रूप हैं: सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशेषण से संश्लेषण की ओर। शुद्ध उच्चारण का मूल्यांकन होता है मौखिक परीक्षा द्वारा। शुद्ध उच्चारण का मूल्यांकन मौखिक परीक्षा द्वारा होता है। भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति व आदान प्रदान के लिए हम भाषा के दो रूपों का प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप। मौखिक भाषा के प्रयोग का आधार ध्वनियाँ हैं तथा प्रत्येक ध्वनियों के लिए एक निश्चित अक्षर है और उसका उच्चारण स्थान भी निश्चित है। यदि हम विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति के समय ध्वनि का उच्चारण उसके निश्चित स्थान से नहीं करेंगे तो हमारी अभिव्यक्ति दोषपूर्ण और मौखिक भाषा निरर्थक एवं भावहीन हो जाएगी। प्राचीन भारत में शिक्षा मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी, अतः उस समय उच्चारण पर विशेष बल दिया जाता था। शुद्ध उच्चारण के संदर्भ में ग्रंथों में विशेष रूप से लिया गया है, यथा प्रकृत्यर्थे कल्याणी दंतोष्ठो यश्च शोभनो प्रगल्भश्च विनीतश्च च वर्णनम वक्तुमर्हन्ति। शिक्षण की कौन सी अवधारणा सत्य है? उपयुक्त सभी। शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक तकनीक है, शिक्षण एक जटिल कार्य है। शिक्षण की उपयुक्त सभी अवधारणाएं सत्य हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं। सीखने वाला इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान और कौशल को अर्जित करता है। बियो स्मिथ के अनुसार अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण एक त्रिमुखी क्रिया है। परोपकार का अर्थ समझने के लिए उपयुक्त युक्ति है तो संधि विच्छेद युक्ति। परोपकार का अर्थ समझने के लिए उपयुक्त संधि विच्छेद युक्ति होगी, क्योंकि उसके समय से एक एक पदों का अर्थ समझकर उसे परोपकार का अर्थ समझाया जा सकता है। संधि विच्छेद पर उपकार उ उ ओ। परोपकार शब्द में गुण संधि होगी। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली है। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली है तो आगमन निगमन प्रणाली। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त आगमन निगमन प्रणाली है। पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने के दो ढंग हो सकते हैं। एक में छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। दूसरे में पहले अनेक उदाहरण देकर छात्रों से कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। पहली विधि को निगमन और दूसरी विधि को आगमन विधि कहते हैं। ये विधियाँ व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है अनुवाद विधि। द्वितीय भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि है अनुवाद विधि। इसके प्रवर्तक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं। यह विधि अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी शिक्षण के लिए उत्तम है। इसमें सर्वप्रथम हिंदी व्याकरण के सरल नियमों की साधारण व्याख्या की जाती है। तत्पश्चात हिंदी से अन्य भाषा में अनुवाद कर लिया जाता है। यह कौशल की दक्षता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अर्थ ग्रहण का उद्देश्य तात्पर्य धैर्यपूर्वक सुनकर या पढ़कर भाव अनुभूत कर सकना।
अर्थ ग्रहण उद्देश्य के तात्पर्य धैर्यपूर्ण सुनकर एवं पढ़कर भावानुभूत कर सकता है। उपयोग विशेषताएं श्रवण कौशल से संबंधित है। अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियां, इसमें निम्न विधियां आती हैं। देखो और कहो विधि, वाक्य विधि, कहानी विधि, अनुकरण विधि और संपर्क विधि। मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का एक आवश्यक अंग है एवं शिक्षा के उद्देश्य के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। क्लार्क और स्टार के अनुसार मूल्यांकन वह निर्णय है जिसको किसी के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसा बनना चाहिए जिसका उत्तर एक ही हो। वस्तुनिष्ठता होने से मूल्यांकन में किसी प्रकार की मनमानी नहीं हो सकती। इसमें मूल्यांकन सच्चा होता है। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है। तो गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना है। गद्य शिक्षण छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने, उसको शुद्ध उच्चारण पर अभ्यास करने तथा उसकी वाचन में निपुणता विकसित करने, उसकी अर्थ ग्रहण योग्यता विकसित करने और उनकी मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति में परिपक्वता लाने की सर्वोत्तम विधि है। संपूर्ण अर्जित ज्ञान को इकाई मानकर जो योजना बनाई जाती है उसे कहते हैं इकाई योजना। उसे क्या कहते हैं? इकाई योजना। संपूर्ण अर्जित ज्ञान को इकाई मानकर जो योजना बनाई जाती है उसे इकाई योजना कहते हैं। ऋक्ष में दो शब्द हैं। इकाई शब्द किसी समस्या अथवा प्रकरण से संबंधित सीखने वाली प्रक्रियाओं की समग्रता अथवा एकाग्रता को प्रकट करता है। इकाई योजना का निर्माण कुछ निश्चित पदों अथवा सोपानों पर आधारित होता है। ये सोपान निम्न हैं। इकाई का शीर्षक का चुनाव, इकाई के समान उद्देश्यों का निर्धारण, इकाई के खंडों का विभाजन, इकाई खंडों का विकास। हिंदी के वर्ण वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण होता है तो सी अनुनासिक के रूप में। हिंदी के वर्ण वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण अनुनासिक के रूप में होता है। जिन वर्णों का उच्चारण मुख के साथ नाक से भी होता है उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। वर्ण वर्गों के पांचवें अक्षर ड़, ङ, ड़, न, म को नासिक वर्ण या पंचम वर्ण कहा जाता है। अक्षर के अंत में लगने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हल्के से ह वर्ण की भांति होता है। लिखना पढ़ने से पहले सिखाया जाना चाहिए, यह विचार है मॉन्टेसरी का। लिखना पढ़ने से पहले सिखाया जाना चाहिए, यह विचार मॉन्टेसरी का है। मारिया मॉन्टेसरी ने अपने मॉन्टेसरी विधि को बताया कि लिखना पहले और पढ़ना बाद में सिखाया जाता है, क्योंकि पढ़ना मानसिक विकास से संबंधित है जबकि लिखने में केवल अनुकरण की ज़रूरत होती है जो बच्चों के लिए आसान है। लिखना सीखने में 3 क्रियाएं कराई जाती हैं: लेखनी, पकड़ने का अभ्यास, अक्षर का स्वरूप और अक्षरों के भेद कर सकने की क्षमता। जैकहार्ट विधि द्वारा शिक्षण किया जाता है। जैकहार्ट विधि द्वारा शिक्षण किया जाता है तो लेखन शिक्षण। जैकहार्ट विधि द्वारा लेखन शिक्षण किया जाता है। इस विधि में शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्य को स्वयं लिखकर वाक्यों को लिखने के लिए देता है और छात्र एक एक शब्द लिखकर अध्यापक द्वारा लिखे गए वाक्यों से मिलान करके संशोधन करते चलते हैं और वाक्य पूरा लेने के बाद शिक्षक छात्रों को बिना देखे हुए लिखने को कहता है। यह विधि भारतीय पद्धति पर आधारित है। गृह कार्य उपयोगी होता है तो सी है पाठ के अभ्यास के लिए। गृह कार्य पाठ के अभ्यास के लिए उपयोगी होता है। गृह कार्य शिक्षक द्वारा उत्पन्न सुनियोजित छात्र द्वारा स्वयं सीखने की पद्धति है। प्रत्येक गृह कार्य का मौलिक उद्देश्य यह होता है कि छात्र को शुद्ध एवं प्रत्यक्ष प्रेरित करने वाले सीखने के अनुभव प्रदान किए जाएं। यह अधिगम की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। प्राथमिक कक्षाओं को 1 घंटे तक और माध्यमिक कक्षाओं को 1.5 घंटे तक तथा उच्च कक्षाओं को 3.5 घंटे तक गृह कार्य
देना चाहिए। यशपाल समिति रिपोर्ट ने प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को गृह कार्य देना गलत बताया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, इस इतिहास ग्रंथ के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में, डॉक्टर नलिनीलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। मुकर्री लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो वो है अमीर खुसरो ने। मुकर्री लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कवि अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोपण देखा था। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि होने के साथ साथ हिंदू मुस्लिम संस्कृत के समन्वय के प्रथम कवि हैं। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकर्रियों में उक्त वैचित्र की प्रधानता है। विद्वानों ने खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण है खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकर्रियाँ, 2 सुखने, गजल आदि। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार उक्त के रचनाकार हैं तो है भिखारी दास। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार उक्त के रचनाकार भिखारी दास हैं। ये रीत काल के श्रेष्ठ हिंदी कवि एवं आचार्य हैं। भिखारी दास द्वारा लिखित कृतियाँ निम्न हैं: रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव, पिंगल, अमरकोश, शब्दनाम प्रकाश, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज शतिका। प्रमुख कवियों की पंक्तियाँ: केशव, जयदेव सुजत सुरक्षणी, सुवर्ण सरस सुब्रित, भूषण बिनु न विराजहि, कविता वनिता मित्र। रहीमदास, जो गरीब पर हित करे, हे रहीम बड़ लोग, कहत सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। कविगंग, सीबे कहाँ नवाब जो ऐसी देनी दैन, जो कर ऊँचो कियो त्यो तो नीचे नैन। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्रतुरंग न्याय के संस्थापक हैं। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्रतुरंग न्याय के संस्थापक आचार्य हैं तो है शंकुक। रस निष्पत्ति के संबंध चित्रतुरंग न्याय के संस्थापक आचार्य शंकुक हैं। रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य शंकुक हैं। उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या अनुमान प्रमाण के आधार पर की है। चित्र में बने घोड़े को देखकर यह कहना कि यह घोड़ा है, चित्रतुरंग न्याय कहलाता है। भरत मुनि ने रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याता आचार्य चार्य हैं, जिनके नाम मत इस प्रकार हैं: भट्ट लोलट उत्पत्ति या आरोपवाद, शंकुक अनुमतिवाद, भट्टनायक भुक्ति या भोगवाद, अनुमतवाद, अभिव्यक्ति अनुभव गुप्त अभिव्यक्तवाद। हीन और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। हीन और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बुद्ध के निर्माण के 100 वर्ष बाद ही बौद्ध धर्म के संप्रदायों में विभक्त हो गया हीनयान और महायान। हीनयान संकुचित यान है, यह बौद्ध धर्म का सैद्धांतिक यान था, जबकि महायान विस्तृत यान था, जो बौद्ध धर्म का वास्तविक यान था, जिसके कारण महायान का सर्वाधिक विकास हुआ है। आगे चलकर महायान में अनेक परिवर्तन हुए हैं। नए धर्म शासन व्यवस्था से इनका सामना हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म की यह सरल शाखा मंत्रयान में परिवर्तित हुआ। नागार्जुन मंत्रयान के प्रसिद्ध आचार्य हुए। यह मंत्रयान ब्रजयान में परिवर्तित हुआ है। इस प्रकार ब्रजयान हिंदी साहित्य में सिद्ध साहित्य के नाम से चर्चित हुआ। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार हैं तो किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी हैं। ये हिंदी के साहित्यकार सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य, इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। इनके अन्य ग्रंथ हैं तो ब्रज भाषा का व्याकरण, हिंदी शब्द निर्णय, साहित्य निर्माण, हिंदी शब्द मीमांसा और भारतीय भाषा विज्ञान ग्रंथ और आचार। देशी नाम वाला छंद अनुशासन हेमचंद्र, अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष पतंजल। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, कथन के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, कथन के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं।
कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की मुभाषा का सदुक्कड़ी भाषा कहा तथा श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1964 में किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं। रामायणी रामायण चौपाई और दोहा में है। ब्रजभाषा में पूर्वी बोली है। ब्रजभाषा और पूर्वी बोली। शब्द शब्द है, गेय पद है। ब्रजभाषा और पूर्वी बोली है। साखी, साक्षी, दोहा राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली है ना। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छलछंद की धूल उड़ाती है। उपयुक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो है ध्रुवसामनी। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीतिक के छलछंद की धूल उड़ाती है। उपयुक्त कथन जयशंकर प्रसाद के ध्रुवसामनी नाटक का है। प्रसाद ने इसकी रचना 1933 में की। यह नाटक विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। ध्रुवसामनी के प्रमुख पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त और शिखर स्वामी। ध्रुवसामनी प्रसाद के प्रमुख नाटकों का आधार एवं विषय। अजातशत्रु 1922 में इसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशांबी को केंद्र मानकर शासकों को महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप इसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं अलक्षेत्र का आक्रमण और नंद वंश का नाश, सेल्यूकस का प्रभाव चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है तो यह है मुंशी दया नारायण। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति मुंशी दया नारायण हैं। शेष विकल्प असंगत है। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास की लेखन परंपरा का प्रवर्तन किया है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? मानस की धर्मभूमि। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मानस की धर्मभूमि निबंध का अंश है। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 1939 में संकलित है। चिंतामणि निबंध संग्रह में संकलित इसके अन्य निबंध है भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीत, ईर्षा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र तुलसी का भक्ति मार्ग काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद रसात्मक बोध के विविध रूप हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था। भारतीय आर्य भाषा को 3 काल में विभक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 से 500 ईसा पूर्व तक, वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, मध्यकालीन भारतीय आर्य 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृतिक 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लल्लू लाल ने। खड़ी बोली जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल ने किया था। लल्लू लाल की नियुक्ति सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर हुई थी। इसके दो सहायक काजम अली जवा और मजहर अली बिला थे। लल्लू लाल द्वारा रचित रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, मधोनल, राजनीति, प्रेम सागर, माधव विलास, प्रेम चंद्रिका ब्रजभाषा में है, व्याकरण।
ब्रजभाषा व्याकरण है 1801 ईस्वी में। नेक्स्ट है अन्य लेखकों के ग्रंथ हैं तो सदन मिश्र नास्तिकोपाख्यान, भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान, हरदेव बाहरी भाषा विज्ञान। हिंदी साहित्य का अतीत नामक साहित्य ग्रंथ के रचनाकार का नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य अतीत नामक ग्रंथ के रचनाकार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। या अन्य इतिहासकारों के ग्रंथ हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, गणपत चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965, नलिन विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है तो है जयशंकर प्रसाद। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावक पंचक सन 1906 में भारतीय पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। प्रसाद का बालकाल में नाम झारखंडी था। प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 में प्रकाशित हुई जो झरना में संकलित है। प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। इसकी रचना आंसू 133 छंदों का वीरा प्रधान स्मित काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। प्रेम का मुकुट भीग रहा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है। इस निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ललित निबंध के पुरोधा विद्यानिवास मिश्र हैं। इसकी रचना 1974 में हुई थी। इनके अन्य ग्रंथ हैं चितवन की छाह 1953, साहित्य का खुला आकाश 1996, हल्दी धूप 1955, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963, कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, पीपल के बहाने 1994 ईस्वी आदि। कुबेर नाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार की रचनाएं प्रिय नीलकंठी 1968, रस आकेठक 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, निषाद बांसुरी 1974, पर्ण मुकुट। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध हैं अशोक के फूल 1948, खलपलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख निबंध हैं धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, सुखामद, मनोयोग, समझदार की मौत, हा दा नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति आदि। निम्नलिखित उपन्यासों में श्री लाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है तो सीमाएं टूटती हैं। सीमाएं टूटती हैं उपन्यास के लेखक श्री लाल शुक्ल हैं। इनके उपन्यासों में राजनीतिक व्यंग आंचलिकता का मिश्रण। इनके उपन्यास हैं सोनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, विश्रामपुर का संत 1998, पहला पड़ाव 1976, मकान 1976 आदि। श्री लाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा, उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव, तीसरा आदमी कमलेश्वर। गजानन माधव मुक्तबोध की रचना चांद का मुँह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित है तो जन्मदिन की धूम में। गजानन माधव मुक्तबोध की रचना चांद का मुँह टेढ़ा में जन्मदिन की धूम में कविता संकलित नहीं है, जबकि एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्मराक्षस इत्यादि कविताएं संकलित हैं। चांद का मुँह टेढ़ा कविता पर इन्हें 1964 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि मुक्तबोध का काव्य संकलन चांद का मुँह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। मुक्तबोध को गहन अनुभूत और तीव्र इंद्रियबोध का कवि कहा जाता है। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका हैं
श्रीलाल शुक्ल। मिलजुल मन हिंदी के विख्यात महिला साहित्यकार मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास है। इसके लिए उन्हें 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मृदुला गर्ग के अन्य उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप 1974, वंशज 1976, चितकोबरा 1979, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब 1996। मन्नू भंडारी के उपन्यास हैं आप कबंटी 1971, महाभोज 1979। कृष्ण सोबाती के उपन्यास हैं मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलोदानिश 1993, समय सरगम। उषम प्रियवदा के चर्चित उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वर्षी 2000, भय कबीर उदास 2007। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है। इसके आलोचक रचनाकार हैं तो हैं मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न एक प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है जिसके लेखक मिश्र बंधु हैं जो सन 1910 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु ने सर्वप्रथम इस रचना में देव बड़े की बिहारी विवाद प्रारंभ किया है। उन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष स्थान दिया है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है जो 4 भागों में विभक्त है। इस ग्रंथ में 4551 कवियों के जीवन वृत्त वर्णित हैं। अन्य लेखकों के ग्रंथ हैं तो श्याम सुंदर दास, मेरी आत्मकहानी, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज, रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य वामन ने काव्यहेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? काव्यांग। आचार्य वामन ने काव्यहेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का व्यवहार किया है। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्त में इसका वर्णन किया है। वामन के अनुसार लोक विद्या तथा पकीर्ण ये 3 काव्य निर्माण की क्षमता प्राप्त करने के अंग हैं। लोक विद्या, पकीर्ण व काव्यांग। प्रतिभा के जन्मदात गुण मानकर इसे मुख्य काव्यहेतु स्वीकार किया गया है। कवित्व बीज प्रतिभावान कवित्वस्य जीवितम। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आचार्य भट्टनायक ने। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग भट्टनायक ने किया था। इसके अनुसार विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा है। भट्टनायक काव्य के 3 क्रियाएं व्यापार मानते हैं: अभिधा, काव्यार्थ की प्रतीत, काव्य तत्व, साधारणीकरण, भोजकत्व और रस का भोग। अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती ग्रंथ में भट्टनायक के सिद्धांत का उल्लेख किया है। इसके अनुसार साधारणीकरण द्वारा कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न रहकर सामान्य प्राणी मात्र बन जाता है। उन्होंने माना कि सहृदय का साधारणीकरण होता है। आचार्य विश्वनाथ ने साधारणीकरण की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया है। इसके अनुसार विभाव आदि के व्यापार का नाम साधारणीकरण है। इसी प्रभाव से सामाजिकों, रति आदि भावों का उत्पन्न होना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? वाह्य भावावेग पर बल नहीं है। जबकि कौन कौन सी है? तो कल्पना, व्यापार का महत्व, व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल, मानवतावादी जीवन दृष्टि पर बल। वाह्य भावावेग पर बल स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है बल्कि कल्पना व्यवहार का महत्व है। व्यक्ति स्वतंत्र पर बल, मानवतावादी दृष्टि पर बल आदि इसकी विशेषता है। स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म का हिंदी अनुवाद है। हिंदी में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संभवतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में पंडित श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक मानते हुए किया है। स्वच्छंदतावाद का प्रभाव भारत में सर्वप्रथम बंगला साहित्य पर पड़ा है। वहाँ से हिंदी में यह प्रवृत्ति 20वीं सदी के दूसरे दशक में आई और छायावादी काव्य आंदोलन के रूप में विकसित हुई है। छायावाद और स्वच्छंदतावाद में गहरा साम्य है। रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापहि त्यागे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो व्यतिरेक। रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापहि त्यागे उपरोक्त पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है। काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है उल्लेख अलंकार। जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, यथा तू रूप है, किरण में सौंदर्य है, सुमन में तू प्राण है, पवन में विस्तार है, गगन में। विभावना अलंकार, जहाँ पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए,
यथा नाच अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर, जानत है नंदित करी यह दिसनंद किशोर। उत्प्रेक्षालंकार, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तक उत्प्रेक्षालंकार माना जाता है। यथा वह दिखो वन के अंतराल से निकले, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले। मंगल करण कलि मल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो हरगीत का छंद है। मंगल करण कलि मल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में हरगीत का छंद है। हरगीत का छंद 4 चरणों वाला एक मात्रिक छंद है। हरगीत का में कुल 28 मात्रा होती हैं। 16 और 12 मात्रा पर यति होती है और अंत में लघु गुरु का आना अनिवार्य है। इस छंद का प्रयोग अधिकांशतः ईश वंदना में किया जाता है। चौपाई यह मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। अतः अंत में जगड़ और तगड़ का आना अनिवार्य है। रोला यह मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु 2 लघु की योजना रहती है। मालिनी एक वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं जो नगड़, एक मगड़ तथा 2 यगड़ क्रमशः रखे जाते हैं। 8 तथा 7 अक्षरों पर यति होती है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप ग्रेफीम। मात्रा स्वर को समरूप ग्रेफीम कहते हैं। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। ये मात्राएं स्वरों के चिन्ह होती हैं। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है। मात्रा स्वर की समरूप ग्रेफीम कही जाती है। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 है जबकि मात्रिक स्वरों की संख्या 10 ही है। अमात्रिक स्वर माना जाता है। इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आगे है हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? तो यह अंकन। हिंदी शब्दकोश में दिए गए इस प्रकार होगा: अंकन, अंकन, अंकठ और अर्क। हिंदी शब्दकोश में दिए गए शब्दों को सर्वप्रथम अंकन होगा क्योंकि आ वर्ण अंग से छोटा होता है। हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम इस प्रकार है: आ अन अहा, आ अंग अन अहा, आ इ उ री ए ऐ ओ औ, का छ, क ख ग घ ङ, च छ ज झ, अंगा य ज्ञा ज और निया, च ट ज झ ड झ या, ट ठ ड ड़ ढ ड़, ण त त्र, था, द ध न प फ ब भ म य र ल व श ह स। वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें कहते हैं रूढ़ मूल। वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें रूढ़ मूल कहते हैं। रूढ़ वे शब्द होते हैं जिन्हें 2 सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता, जैसे राम, गाय, कान, हाथ, धन, बल इत्यादि। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों को 2 सार्थक खंडों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे घर जमाई, मलाईदार और ईश्वर प्रदत्त, वोट दाता और फैशन परस्त आदि। हरदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। यह नाम है तो सखी संप्रदाय। हरिदास और हरदासी को सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना या पुकारा जाता है। स्वामी हरदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की।
अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। हरिदास जी का ऐतिहासिक परिचय किशोरीदास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होती है। हरिदास के 2 ग्रंथ हैं, सिद्धांत के पद और केली माल। प्रमुख संप्रदाय एवं उनके संस्थापक अष्टछाप विट्ठलनाथ, राधा वल्लभ संप्रदाय श्री हरिवंश महाप्रभु, गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है तो है उच्चारण की शुद्धि। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। भाषा में विकास या परिवर्तन उपस्थित करने वाले कारणों में यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसे मुख्य सुख भी कहते हैं। कठिनता से सरलता की ओर जाना मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सरलता की यह प्रवृत्ति उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखी जा सकती है। जब भी उसे किसी स्थान की ओर जाना होता है तब भी वह छोटा रास्ता शॉर्टकट ढूंढना चाहता है। यही प्रवृत्ति उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा में दिखाई देती है, जिसे प्रयत्न लाघव कहा जाता है। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है व्यंजन विपर्यय का। वाराणसी का बनारस रूप में विकास व्यंजन विपर्यय का उदाहरण है। शेष विकल्प असंगत है। किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे स्थान के पहले स्थान पर आ जाते हैं, उसे विपर्यय कहते हैं। जैसे अमरूद, अरमूद। यहाँ रा और मा का विपर्यय हुआ है। स्वर, व्यंजन, अक्षर के आधार पर इसके कई भेद होते हैं। स्वर विपर्यय कुछ पागल या पगला। व्यंजन विपर्यय ब्राह्मण ब्राह्मण, वाराणसी बनारस। अक्षर विपर्यय पहुँचना पहुँपना, लखनऊ नखलऊ आदि। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरिकचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण। इसके लेखक थे कामता प्रसाद गुरु। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरिकचारणी काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण। इसके लेखक कामता प्रसाद गुरु हैं। इन्हें हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। जबकि किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी शब्द अनुशासन तथा हरदेव बाहिरी ने हिंदी भाषा तथा पृथ्वीनाथ पांडे ने मानक सामान्य हिंदी नामक व्याकरण लिखे हैं। आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? शिवप्रसाद गुप्त। आज समाचार पत्र के संस्थापक शिवप्रसाद गुप्त थे। इस पत्र की स्थापना भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी शिवप्रसाद गुप्त ने 5 सितंबर 1922 को वाराणसी में की थी। कुछ वर्षों 1943 से 47 तक के को छोड़कर पंडित बाबूराव विष्णु प्रभाकर 1920 से 1955 ईस्वी तक आज के संपादक रहे हैं। यह एक हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है। वर्तमान में श्री शार्दुल विक्रम गुप्त आज के प्रधान संपादक हैं। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तो गिरिराज किशोर। तीसरी सत्ता 1982 उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलहा, ढाई घर, यातना घर, पहला गिरमिटिया आदि है। 2007 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पहला गिरमिटिया के लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला था। नाटक में अर्थ प्रकृतियाँ कितनी मानी गई हैं? तो है 5। नाटक में अर्थ प्रकृतियाँ 5 मानी गई हैं। अर्थ प्रकृति का वर्णन धनंजय कृत ग्रंथ 10 रूपक में मिलता है। बीज त्रिवन्नुपताकाख्या प्रकारिकार्या लक्षणा अर्थ प्रकृत्याः पंचता एताम परिकीर्तिता। उपरोक्त कारिका के अनुसार धनंजय ने अपने ग्रंथ 10 रूपक में 5 अर्थ प्रकृतियाँ बताई हैं। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य।
इन पांचों में से बीजबिंदु कार्य ये 3 आवश्यक अर्थ प्रकृतियाँ मानी गई हैं, जबकि पताका पकड़ी समस्त रूपकों में अनिवार्य नहीं है। जिस रूपक में नायक की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ इन दोनों की अनुपस्थित होती है। मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? गरगज सिंह। मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक 1949 में निराला जी गरगज सिंह वर्मा के नाम से लिखते थे। मतवाला कलकत्ता से निकलने वाली मासिक पत्रिका है। इसके संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यह 1923 में प्रकाशित हुआ। निराला जी ने मतवाला के कवर पेज के लिए एक चर्चित पंक्ति लिखी है। अमित गरल शश शिखर रवि कर राग विराग भरा प्याला, जो पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह मतवाला। मतवाला पत्रिका के संपादक विभाग में शिव पूजन सहाय निराला, नवजदिक लाल, बेचन शर्मा उग्र थे। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो है इलाहाबाद से। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र इलाहाबाद से प्रकाशित होता है। यह मासिक पत्र है। इसके प्रधान संपादक विभूत मिश्र हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभा दास के गुरु का नाम है अग्रदास। भक्तमाल के रचयिता नाभा दास के गुरु का नाम है अग्रदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था। इनका वास्तविक नाम नारायण था। इन्होंने अपने ग्रंथ भक्तमाल में 200 भक्तों का परिचय 316 छपाइयों में दिया। भक्तमाल ग्रंथ पर अपना टीका प्रियदास ने संवत 1712 ईस्वी में किया है। नाभादास ने 1885 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन है राजेंद्र यादव का। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन राजेंद्र यादव का है। इन्हें 2003-04 में शलाका सम्मान प्रदान किया गया था। हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध पत्रिका हंस के संपादन का कार्य किया था। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तकों में राजेंद्र यादव आते हैं। डॉक्टर महेश सिंह ने लिखा है कि संचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। राकेश वत्स ने लिखा है कि सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अमन दास का पोथा में किस उपन्यास के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो छंदोग उपनिषद। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अमन दास का पोथा में छंदोग उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास अमन दास का पोथा का प्रकाशन 1976 में। इसका आधार छंदोग एवं बृहदारण्यक उपनिषद है। इसमें औपन्यासिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण मिलता है। इसके अनचर्चित उपन्यास हैं तो बाणभट्ट की इनके अनचर्चित उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चार चंद्रलेख 1963, पुनर्नवा 1973, अमन दास का पोथा 1976। भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो देव की है। भूल कहत नवरस सुकवि सकल भूल श्रृंगार, यह उक्ति रीतकालीन कवि देव की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देवदत्त आचार्य एवं कवि दोनों के रूप में सामने आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मोतीराम और जसवंत सिंह के बाद यदि कोई सचमुच ही शक्तिशाली कवि और अलंकारिक कवि हुआ है तो वह देव थे। छल नामक संचारी भाव इनकी देन है। रीतकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ चिंतामणि। रीत सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्धि अनुसार, सोमनाथ। छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान, कुलपत मिश्र। जस संपत्ति आनंद अति वुरति न औरे खोय, होत कवित्व में चतुराई।
और जगत राम बस होय। स्रा स्रा ए संयुक्त व्यंजन है। इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो है सा और रा वर्णों को। दो अलग अलग उच्चारण स्थान वाले वर्णों के योग से बनने वाले वर्णों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। का सा, छ, ता, रा, त्रा, जा, या, ज्ञा, सा, रा, सा। वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा शुद्ध है? तो है कवयित्री। कवयित्री। वर्तनी की शुद्धता की दृष्टि से नीचे दिए गए शब्दों में कवयित्री शब्द शुद्ध है, जबकि शेष सभी अशुद्ध हैं। शंबुक वध के रचनाकार हैं जगदीश गुप्त। शंबुक वध के रचनाकार जगदीश गुप्त है। जगदीश गुप्त नई कविता के प्रमुख कवि थे। शंबुक 1956 ईस्वी दलित विवर से संबंधित व उत्कृष्ट काव्य है, जिसमें शंबुक नामक एक शूद्र को तपस्या के दौरान राम द्वारा मारे जाने की कथा वर्णित जगदीश गुप्त द्वारा रचित काव्य संग्रह है। तो नाव के पाँव, शब्ददंश, शंबुक, हिमविद्ध, आदित्य एकांत, बहुलोचना नदी, युग्म सांझ, गोपा गौतम, बोध वृक्ष और जयंत। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं तो है मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिस स्वर वर्ण को उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उसे एक मात्रिक ह्रस्व मूल स्वर कहा जाता है। इसकी संख्या 4 होती है। आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिस स्वर वर्ण को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें त्रिमात्रिक या लुप्त स्वर कहते हैं। यथा ओइम और राम। उच्चारण, जिन शब्दों के उच्चारण में वायु केवल नाक से अनुस्वार जिन शब्दों के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण अंगा, या, ण, न, म जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वहाँ बिंदु लगाकर दर्शाया जाता है। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं तो केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंद्र उपनाम से रचनाएं करते थे। ये प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनके द्वारा रचित काव्य युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और अलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुलमेहंदी, हे मेरी तुम, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल, आत्मगंध, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कल्पांत शब्द में दीर्घ संधि है। ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। यथा कल्प और अंत कल्पांत। मत धन अनुसार मतानुसार। सत धन अर्थी बताओ सत्यार्थी। गुण संधि, आ के पश्चात ई, उ या री आवे तो ए को अर हो जाता है। यथा देवधन इंद्र, देवेंद्र। तो गलत है। तो ए, ओ और अर हो जाता है ना। तो देवधन इंद्र, देवेंद्र। गणधन ईश, गणेश। चंद्रधन उदय, चंद्रोदय। महाधन ऋषि, महर्षि। यण संधि, यदि ई, उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का उ या उ और उ या उ व री का रा हो जाता है। उ का व और री का रा हो जाता है। जैसे अति धन अधिक, अत्यधिक। यदि धन अप, यद्यपि। निधन उन, न्यून। सुधन आगत, स्वागत। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा।
मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है तो पूर्णोपमा अलंकार। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। उपयुक्त पंक्तियों में पूर्णोपमा अलंकार है। उपमा उपमा अलंकार के 4 अंग तथा 2 उपभेद होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक, धर्म। पूर्णोपमा अलंकार, लुप्त उपमा। पूर्णोपमा अलंकार, जहाँ उपमा के चारों अंग उपस्थित हो वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। उक्त पंक्ति में मोम उपमान, तन उपमेय सा वाचक शब्द घुलना समान धर्म है। लुप्त उपमा अलंकार, लुप्त उपमा में उपमा के किसी न किसी अंग का लोप होता है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। यथा चरण कमल बंधव हरि राई। दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय के गुण को उपमान तथा उपमान द्वारा प्रमाणित किया जाए वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यथा सठ सुधरई सत संगत पाई, सठ सुधरई सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं अज्ञेय। कोठरी की बात कहानी के लेखक अज्ञेय हैं। इन्होंने 1936-37 में नैसर्गिक विशाल भारत नामक पत्रिका का संपादन किया है। इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन किया है। 1980 में उन्होंने वात्सल्य निधि नामक न्यास की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना था। इनकी अन्य चर्चित कहानियाँ हैं विपथगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951 आदि है। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर है। इस उपन्यास में महात्मा गांधी के जीवन चरित्र तथा अफ्रीका प्रवास का वर्णन है। ये हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार होने के साथ साथ कथाकार, नाटककार और आलोचक भी थे। ढाई घर उपन्यास के लिए 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। 2007 में इन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया गया है। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं लोग 1966, चिड़ियाघर 1968, यात्राएं 1971, जुगलबंदी 1973, यथा प्रस्तावित 1982, तीसरी सत्ता 1982, परिशिष्ट 1984, असलाहा 1987, ढाई घर 1991 इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? तो 11 वर्ष समय नहीं। सुखमय जीवन बुद्धू काटा उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, जबकि 11 वर्ष समय जो है शुक्ल की कहानी नहीं है। 11 वर्ष का समय कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जबकि शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियाँ लिखी हैं। बुद्धू सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का काटा 1914, उसने कहा था 1915। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। उसने कहा था फ्लैक्स बैक पूर्वदीत पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो ज्योत्सना शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इसकी शुद्ध वर्तनी है ज्योत्सना होगा। शेष दिए गए विकल्प में श्रृंगार, उज्ज्वल और अध्यात्म वर्तनी की दृश्य शुद्ध हैं। अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द को तत्पुरुष समास, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो पराधीन शब्द में संबंध कारक तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह पर दूसरे के अधीन यहाँ संबंध कारक है। तत्पुरुष समास जिस समास का पूर्व पद गौड़ है तथा उत्तर पर प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष। विग्रह के पश्चात कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी विभक्ति कारक चिन्ह दिखाई देता है। किस रस का स्थायी भाव जुगुस्सा है? तो है विभस। विभस रस का स्थायी भाव जुगुस्सा या घृणा है। विभस रस घृणा उत्पन्न करने वाले अमांगलिक, अश्लील या गंदे दृश्यों अथवा वस्तुओं के चित्रण के विभस रस उत्पन्न होता है। अन्न रस और उसके स्थायी भाव श्रृंगार रथ, हास्य रस, करुण रस, शोक। श्रृंगार का रथ, हास्य का
हास, करुण का शोक, रौद्र क्रोध, वीर उत्साह, भयानक भय, विभत्स जुगुप्सा, अद्भुत विस्मय और आश्चर्य, शांत निर्वेद, वैराग और वीतराग, वात्सल्यरति, भक्त, भगवत विषयक रति, अनुराग। कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? विभाव। कार्य के बिना कार्य होने का वर्णन होने पर विभाव अलंकार होता है। यथा बिनु पद चले सुनाए, बिनु काना कर, बिनु करे करे, बिनु नाना आनंद रहित सफल रस होगी। असंगत अलंकार, जहाँ पर कार्य और कारण दोनों का अलग अलग स्थानों पर होना बताया जाए वहाँ असंगत अलंकार होता है। यथा दिग उर्झट टूटत कुटुम, जुरत चतुर चिर प्रीत, अगांठ परत दुर्जन ये दई नई यह रीत। जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य का होना बताया जाए, कार्य का न होना बताया जाए, वहाँ विशेष अलंकार होता है। जैसे फूहड़ परई न बेत, जदब सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंच सम। जहाँ पर उपमेय में उपमान से कोई गुण अधिक दिखाया जाए या उपमान में कोई हीनता दिखाई जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। यथा जन्म सिंधु पुनि बंधु, विष दिन मलिन सकलंक, आशीय मुख समता पाओ किम चंद बापुरो रंक। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। भवानी प्रसाद मिश्र। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। 1972 ईस्वी में बुनी हुई रस्सी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बुनी हुई रस्सी की कविताओं का केंद्र बिंदु कवि स्वयं है। इसके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हैं गीत फरोश 1956, चकित है दुख 1968, गांधी पंचसती 1969, इंद्रमम 1977, मानसरोवर के दिन, तूस की आग 1985, कालजयी खंडकाव्य है 1978। कमल का सिपाही किस गद्य की हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? तो जीवनी। कमल का सिपाही हिंदी गद्य की जीवनी विधा की रचना है। मुंशी प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने 1962 ईस्वी में इसकी रचना की है। कमल का सिपाही जीवनी के लिए अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। कमल का सिपाही में प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई है। प्रेमचंद के जीवन से संबंधित अन्य प्रमुख रचनाएं हैं तो प्रेमचंद घर में, शिवरानी देवी, कमल का मजदूर, मदन गोपाल। काव्य मीमांसा के लेखक हैं तो राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक कवि राजशेखर हैं। काव्य मीमांसा का अभी तक केवल प्रथम अधिकरण कवि रहस्य ही प्राप्त है। इनके मात्र 18 अध्याय मिले हैं। 19वां अध्याय भुवन कोश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि अन्य आचार्यों के ग्रंथ हैं तो दंडी काव्यदर्थ, भामह काव्यालंकार, रुद्रट काव्यालंकार। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है? कवित्व। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य कवित्व छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर छंद, केचुआ छंद और कंगारू छंद भी कहते हैं। निराला कृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित काव्यखंड है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। आचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? तो वह पुर्तगाली शब्द से। आचार शब्द पुर्तगाली भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। पुर्तगाली भाषा के अन्य शब्द हैं अनानास, आलपिन, आलमारी, अलकतरा, तंबाकू, पपीता, चाबी, कामीज, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, पिस्तौल, मेज इत्यादि। अरबी भाषा के शब्द हैं तो अम्ल, अजब, अदालत, आदमी, इलाज, ईमान, कीमत, एहसान, औरत, जलेबी, जहाज, मुकदमा, दवा, दुकान, दिमाग, तारीख, दुनिया आदि। फारसी भाषा के शब्द आवाज़,
आमदनी, आतिशबाजी, कुश्ती, कारीगर, कबूतर, खरगोश, गिरफ्तार, गवाह, जागीर, जिंदगी, जोश, तमाशा, दुकान आदि। फ्रेंच भाषा के शब्द हैं तो कूपन, कारतूस, अंग्रेजी आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो है पेड़। पेड़ शब्द देशज है, जबकि धरती, पुस्तक, आग तद्भव है ना, तद्भव शब्द है। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। देशज वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई व्याकरणिक स्रोत नहीं होता है। ये शब्द बोलचाल में स्वतः निर्मित हो जाते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी देशज शब्द को अज्ञात व्युत्पत्ति के शब्द कहते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहिरी के अनुसार देशज शब्द दो प्रकार के होते हैं: अनार्य भाषाओं से आए हुए तथा अनुकरण मूलक शब्द। मछली घर नामक काव्य संग्रह के लेखक हैं तो विजय देवनारायण शाही। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक विजय देवनारायण शाही थे। ये तीसरे शतक में चर्चित प्रयोगवादी कवि हैं। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह हैं साखी, संवाद तुमसे, जबकि अन्य कवियों के काव्य संग्रह हैं दूधनाथ सिंह, सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, सुरंग से लौटते हुए, निराला, आत्महंता, आस्था। लक्ष्मीकांत वर्मा, खाली कुर्सी की आत्मा, सफ़ेद चेहरे, तीसरा प्रसंग, सीमांत के बादल, अपना जूता आदि। धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा, अंधा युग, कर्णप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर। निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम सही नहीं है? तो ये रस मीमांसा अजय सद्वेदी, बाकी सही है। कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी, तुलसी काव्य मीमांसा उदय भान सिंह, निराला की शाही साधना भाग 1-2 रामविलास शर्मा। रस मीमांसा 1949 आलोचना ग्रंथ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचना ग्रंथ हैं सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1955, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 आदि। रस मीमांसा शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है। शुक्ल जी के अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत 1925, रस मीमांसा 1949। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्षेत्र में विरुद्ध का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस भाषा से हुआ है? तो है ब्राह्मण। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राह्मण शाखा से, जबकि पैशाची में लहंदा और पंजाबी का तथा सरसेनी से पश्चिमी हिंदी तथा राजस्थानी हिंदी का और मागधी से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जा सकता है: सरसेनी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, पैशाची, लहंदा और पंजाबी, ब्राह्मण, सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी, मगधी, बिहारी हिंदी, बंगला, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं तो चंद्र शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में तथा श्याम सुंदर दास ने हिंदी कवि रत्नमाला तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत नामक ग्रंथ लिखा है। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? अमीर खुसरो। सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता अमीर खुसरो हैं। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं खालिक बारी। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं तो खालिक बारी, पहेलियाँ, मुखरियाँ, 2 सुखने, गज़ल आदि। प्रमुख सूफी कवि एवं उनकी रचना है: मुल्ला दाऊद चंदायान 1979, कुतुबन मृगावती 1501। नेही महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर तान के भेद को जाने, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने। कवि प्रशस्ति में लिखा गया उक्त सवैया
किसका है? तो ब्रजनाथ का। कवि प्रशस्ति में लिखा गया उक्त सवैया ब्रजनाथ का है। उक्त पंक्ति रीतकालीनतम घनानंद के बारे में कहा गया है। घनानंद की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं: सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपा कंद, रस केवल्ली, यमुना यश। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है तो इंद्रावती। इसके रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। सूफी का परंपरा के ग्रंथ इंद्रावती के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। इस ग्रंथ में कलिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती से सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं अनुराग बांसुरी, फारसी भाषा में रजतुल हकायक, अन्य सूफी कवि तथा एवं उनकी रचनाएं हैं मंझन मधुमालती 1545, जायसी पद्मावत 1540, कासिम शाह हंस जवाहिर 1731, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी 1774। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? चौखट। चौखट उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। चौखट उपन्यास के लेखक द्रोणवीर कोहली है, जबकि कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास है एक सड़क 57 गलियाँ, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान आदि। निम्नलिखित में से परिणाम बोधक विशेषण है तो कम आमदनी। निम्नलिखित में से परिणाम बोधक विशेषण है कम आमदनी। कम आमदनी परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है, जबकि शेष गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। संज्ञा के परिमाण माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 2 सेर चावल, 1 मीटर कपड़ा आदि। परिमाण बोधक विशेषण के 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक 4 किलो घी, 2 तोला हींग। अनिश्चित परिमाणवाचक थोड़ा जल, इतना दूध, कम आमदनी। भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे तो है बाबू बाल मुकुंद गुप्त। भारत मित्र पत्रिका के संपादक बाबू बाल मुकुंद गुप्त थे। यह पत्रिका सन 1877 में साप्ताहिक कलकत्ता से निकली थी, जबकि सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। यह मासिक पत्रिका 1900 में प्रारंभ में काशी से, बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। गद्य शिक्षण का मुख्य स्वरूप है ज्ञानात्मक पाठ। गद्य शिक्षण का मुख्य स्वरूप ज्ञानात्मक पाठ है, जिसमें व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, शब्द भंडार की विधि, संक्षिप्त जीवन लिपि के मानक रूप का व्यवहार, विराम चिन्हों का सही प्रयोग, सार संक्षेपीकरण, भावार्थ व्याख्या लिखना होता है। गद्य साहित्य शिक्षण में तथ्यों की सर्वमान्य भाषा के माध्यम से ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने में होती है। गद्य साहित्य की अनेक विधाएं हैं: कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, जीवनी, संस्मरण, व्यंग्य आदि। गद्य शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि है तो है स्पष्टीकरण विधि। गद्य शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि स्पष्टीकरण विधि है। किसी वस्तु, विषय या घटना को अच्छी तरह समझना स्पष्टीकरण कहलाता है। इस विधि को उद्घाटन विधि भी कहा जाता है। यह विधि ज़्यादातर जटिल विषय को सरल रूप में तथा बोधगम्य बनाने के लिए काम में ली जाती है। स्पष्टीकरण विधि से शिक्षण की सफलता इस बात में निश्चित होती है कि शिक्षण को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, ताकि उसे समग्र रूप में अधिगम कर्ता के समझ प्रस्तुत किया जा सके। स्पष्टीकरण विधि के लाभ है: प्रत्येक पहलू का ज्ञान आसानी से कराया जाता है, क्रमबद्धता तथा तार्किकता का समावेशन होता है, ज्ञान की समग्रता प्रस्तुत की जाती है, प्रत्येक बिंदु का ज्ञान आसानी से प्रदान किया जाता है। कविता शिक्षण में कठिन शब्दार्थ हेतु प्रयोग की जाने वाली प्रविधि है तो इसमें से कोई नहीं है ना। कविता शिक्षण में कठिन शब्दार्थ हेतु प्रयोग की जाने वाली प्रविधि व्याख्या प्रणाली है, जो कि विकल्प में नहीं है। व्याख्या प्रणाली में
अध्यापक स्वयं या छात्रों से कविता या शास्त्र वाचन करवा लेता है, परंतु शब्दार्थ बताते हुए, प्रासंगिक कथाओं की चर्चा करते हुए छंद, अलंकार आदि की चर्चा करता है। इस प्रणाली के माध्यम से शिक्षक छात्रों व कवि के बीच रागात्मक संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। यह प्रणाली उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए नहीं। इस प्रणाली में छात्र निष्क्रिय हैं, शिक्षक ही सक्रिय है। कथा साहित्य के शिक्षण का क्या उद्देश्य है? पढ़ने में रुचि विकसित करना, कल्पना शक्ति का विकास करना, चारित्रिक विकास करना, उपयुक्त सभी। कथा साहित्य के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है पढ़ने में रुचि विकसित करना, कल्पना शक्ति का विकास करना, चारित्रिक विकास करना, शब्दों का प्रभावशाली प्रयोग करना है, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना, शब्द भंडार की वृद्धि करना, लेखन में सृजनात्मकता व मौलिकता का विकास करना। लेखन में सृजनात्मकता व मौलिकता का विकास करना है। प्रभावी व्याकरण शिक्षण के लिए मुख्य शिक्षण कौशल है उदाहरणों से समझने का कौशल। प्रभावी व्याकरण शिक्षण के लिए मुख्य शिक्षक कौशल उदाहरणों को समझने का कौशल है। इसको दृष्टांत कौशल भी कहा जाता है। उदाहरण से तात्पर्य उन परिस्थितियों अथवा वस्तुओं से है जिसके द्वारा किसी विचार, संप्रत्यय अथवा नियम के अस्तित्व का अथवा उसके प्रयोग का प्रमाण मिलता है। अच्छे परिणामों के लिए यह आवश्यक होता है कि एक विशेष उदाहरण को उसी के अनुरूप उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। इसका चुनाव करने के लिए निम्न बातों की ओर ध्यान देकर चलना चाहिए। पढ़ाए जाने वाले विषय अथवा उपविषय की प्रकृति, विषयों की, विद्यार्थियों की आयु, परिपक्वता और विकास का स्तर, विद्यार्थियों द्वारा अर्जित पूर्व अनुभव। रचना शिक्षण का अर्थ है भावों और विचारों की शुद्ध अभिव्यक्ति सीखना। भावों विचारों की शुद्ध अभिव्यक्ति सिखाना। रचना शिक्षण का अर्थ भावों और विचारों की शुद्ध अभिव्यक्ति सिखाना है। रचना वह सार्थक तथा कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा हम निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर अपने विचारों को लिपिबद्ध करते हैं। रचना शिक्षण दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। रचना शिक्षण की मुख्य विधियाँ प्रश्नोत्तरी विधि, चित्र वर्णन विधि, देखो और कहो विधि, रूपरेखा विधि, खेल विधि। शिक्षण कौशल के विकास के लिए जिस पाठ योजना का प्रयोग आवश्यक है वह है सूक्ष्म पाठ योजना। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए सूक्ष्म पाठ योजना का प्रयोग आवश्यक है। डॉक्टर वी.के. पासी के अनुसार शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं का व्यवहारों का समूह है। शिक्षण कौशल के विकास की विधियाँ: शिक्षण कार्य अवलोकन विधि, साक्षात्कार और विचार विमर्श विधि, पाठ्यक्रम और उद्देश्य विश्लेषण विधि, शिक्षक सम्मत विधि। वर्तनीगत अशुद्धियों का प्रमुख कारण है वर्तनी अशुद्धि का प्रमुख कारण है उपयुक्त सभी। कौन कौन से हैं? लिपि का सही ज्ञान न होना, उच्चारण की अशुद्धता, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। वर्तनी अशुद्धिकरण का प्रमुख कारण है लिपि का सही ज्ञान न होना, उच्चारण की अशुद्धता, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। व्याकरण के सामान्य नियमों की जानकारी न होना। मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक हैं तो ब्लूम। मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक बेंजामिन ब्लूम हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियों, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि और उसके प्रतिभा का आकलन किया जाता है। पाठ योजना में सबसे पहले निर्धारित किया जाता है वह है शिक्षण उद्देश्य। पाठ योजना में सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। विनिंग तथा विनिंग के अनुसार दैनिक
पाठ्य योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, क्रमबद्ध करना तथा प्रस्तुतीकरण की विधियों का निर्णय करना प्रमुख है। पाठ्य योजना की रूपरेखा। सामान्य सूचना, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतीकरण। ठीक है। बोध प्रश्न, संपर्ण कार्य, संपर्ण सारांश, कक्षा कार्य, निरीक्षण, मूल्यांकन, पुनरावृत्ति कार्य और गृह कार्य। ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना किस प्रकार का उद्देश्य है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना ज्ञानात्मक उद्देश्य है। इनमें से उद्देश्य शामिल है जिनका सामान्य ज्ञान का संस्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान करने तथा बौद्धिक योग्यताओं का विकास करने से है। ब्लूम के मानसिक क्रियाओं की जटिलता और क्रम के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। यह पक्ष सूचनाओं तथा तथ्यों और ज्ञान को ग्रहण करने से संबंधित है। इस पक्ष के अंतर्गत आने वाले उद्देश्य ज्ञान के पुनः संस्मरण, पहचान और बौद्धिक क्षमताओं के विकास से संबंधित होते हैं। इस क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 वर्गों में बांटा गया है: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। गद्य शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द के आशय को कैसे समझाएंगे? पर्याय कथन द्वारा। गद्य शिक्षण में पर्याय कथन द्वारा वसुंधरा शब्द को समझाएंगे। गद्य शिक्षण में किस का विशेष महत्व नहीं है? गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है? लय युक्त सस्वर वाचन का, बल्कि अनुकरण वाचन का, मौन वाचन का, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों का महत्व है। गद्य शिक्षण में लय युक्त सस्वर वाचन का विशेष महत्व नहीं है, जबकि अनुकरण वाचन का, मौन वाचन का तथा विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों का इत्यादि का बहुत महत्व है। गद्य शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इसके निम्न चरण हैं। पहला है वाचन, फिर है व्याख्या, फिर है पृष्ठपोषण, फिर है मूल्यांकन। वाचन के सोपान है अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन, विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण वाचन, फिर है विद्यार्थियों द्वारा व्यक्तिगत व सामूहिक वाचन, विद्यार्थियों द्वारा मौन वाचन। निम्नलिखित में से कौन सी नाटक शिक्षण की विधि नहीं है? समीक्षा विधि। समीक्षा विधि नाटक शिक्षण की विधि नहीं है। नाटक शिक्षण विधियां हैं: आदर्श नाट्य विधि, रंगमंच अभिनय विधि, कक्षा निभय अभिनय विधि। आदर्श नाट्य विधि, रंगमंच अभिनय विधि, कक्षा अभिनय विधि, यंत्र विधि तथा व्याख्या विधि। नेक्स्ट है कि हिंदी शिक्षण की आगमन विधि का संबंध है विशिष्ट से सामान्य की ओर। हिंदी शिक्षण की आगमन विधि का संबंध विशिष्ट से सामान्य की ओर से है। शेष गलत है। आगमन विधि, इस विधि से प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरण तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकालते जाते हैं तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि के प्रतिपादक अरस्तु हैं तथा निगमन विधि में भी प्रवर्तक अरस्तु ही हैं। आगमन विधि के निम्न सूत्र हैं: प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।